हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वापस से रिसर्च की। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड साइकोलॉजी पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं। तो मनोविज्ञान में रिसर्चेस को सरल से सरल शब्दों में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो मनोविज्ञान यानी कि मानव मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। अब वैज्ञानिक अध्ययन, यहाँ पर जो ये वैज्ञानिक शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोविज्ञान केवल ये नहीं देखता कि कोई व्यक्ति क्या करता है, बल्कि ये पूछता है कि वो ऐसा क्यों करता है और किस परिस्थितियों में उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आते हैं, उसका व्यवहार कैसे बदलता है। तो इन्हीं क्यों और कैसे के उत्तर को जो खोजने की प्रक्रिया होती है मनोविज्ञान में, वही शोध है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी है, वो बार बार असफल हो रहा है, 1 2 3 4 बार बार वो असफल हो रहा है, तो वो क्यों बार बार असफल हो रहा है, तो उसकी असफलता के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करना। ये जो क्यों है, इस क्यों को जानने का प्रयास करना कि अगर वो असफल हो रहा है तो क्या उसका लर्निंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है, या फिर किसी प्रकार की एंजाइटी या स्ट्रेस उसे हो रहा है, या उसका जो घर का माहौल है वो नहीं सही है, इस वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को जानने की कोशिश करना ही मनोविज्ञान में क्या है, शोध है। तो क्या है, क्यों और कैसे के उत्तर को खोजने की प्रक्रिया ही मनोविज्ञान में शोध कहलाती है। अगर हम ये जानना चाहें कि लोग तनाव में जो निर्णय लेते हैं वो क्यों बिगाड़ लेते हैं उन निर्णयों को तनाव के कारण, तो क्या हम यहाँ पर सिर्फ अटकल लगा सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो शायद इसलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो शायद इसलिए उन्हें तनाव हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर अटकलें नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर राय नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ पर हम एविडेंसेस को खोजने की कोशिश करते हैं। हम उसके पीछे के प्रमाण क्या हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी को तनाव हो रहा है तो उसके पीछे के जो कारण हैं और सच में क्या कारण है। हम सिर्फ राय से नहीं कह सकते कि अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ये हो रहा होगा। नहीं, हम सच में उसके पीछे के जो प्रमाण हैं, उसके एविडेंस हैं, उनको खोजने की कोशिश करते हैं। तो मनोविज्ञान में जो शोध होते हैं वो प्रमाण आधारित होते हैं। तो शोध का मतलब क्या है कि किसी प्रश्न या समस्या का उत्तर खोजना, लेकिन व्यवस्थित, तार्किक और प्रमाण आधारित तरीके से। यानी कि हम सिस्टमेटिकली काम करते हैं, हम तर्क के आधार पर काम करते हैं और हम एविडेंसेस को खोजने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो प्रमाण आधारित तरीके हैं उनको हम लेकर के क्या करते हैं, खोज करते हैं, और इसे ही मनोविज्ञान में हम साइंटिफिक रिसर्च का नाम देते हैं। यानी कि जब हम किसी के विचार को सिर्फ मानने के बजाय उसे जांचने, मापने और प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई बार बार असफल हो रहा है तो हम जांचने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों बार बार असफल हो रहा है, उसके पीछे के कारणों को का मापन करने की कोशिश करते हैं, मापने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब हम उसको माप लेते हैं तो हम उस एनालिसिस का फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद हम किसी रिजल्ट या डिस्कशन पे पहुंचते हैं। तो उसके पीछे के प्रमाणों को खोजने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, मनोविज्ञान में हम किसी विचार को सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि उसको जांचते हैं, उसे मापते हैं और उसे प्रमाणित करने की कोशिश हम करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक शोध मदद करता है हमें ये जानने में कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, और जो उनकी भावनाएं हैं उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। तो शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि इन्हीं क्यों और कैसे के उत्तरों को खोजने की प्रक्रिया को ही हम मनोविज्ञान में शोध कहते हैं। लेकिन हम इन क्यों और कैसे को किस तरीके से खोजते हैं, व्यवस्थित तरीके से खोजते हैं, तार्किक तरीके से खोजते हैं और प्रमाण आधारित तरीके से खोजते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली 2 टाइप की रिसर्चेस की यहाँ पर बात करने वाले हैं, बेसिक रिसर्च की और अप्लाइड रिसर्च की। यानी कि मनोविज्ञान में 2 प्रकार के शोधों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मौलिक शोध और अनुप्रयुक्त शोध, तो उस पर हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करते हैं हम मनोविज्ञान में, हमारे व्यवहार का और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का, कि अगर हम कोई बिहेवियर है तो हम क्यों उस बिहेवियर को कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्यों ऐसा है, हम क्यों कोई भी व्यवहार क्यों कर रहे हैं,
और जो हमारी मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया, उसको अध्ययन करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। और मैंने आपको बताया तर्कसंगत तरीके से और प्रमाण आधारित तरीके से व्यवस्थित अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। तो 2 प्रकार के हम शोधों पर चर्चा आज करेंगे, मौलिक शोध में और अप्लाइड यानी कि अनुप्रयुक्त शोध में। तो मौलिक शोध यानी कि बेसिक रिसर्च, मौलिक शोध वह शोध है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विस्तार होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए शोध कर रहे हैं। तो मौलिक शोध वो होता है जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि किसी समस्या को तुरंत हल करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान के विस्तार के लिए यहाँ पर हम शोध कर रहे हैं। ये व्यवहार या मानसिक प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों, कारणों और नियमों को समझने का प्रयास करता है। यानी कि इसे आप कह सकते हैं ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। क्या करते हैं, हम ज्ञान के विस्तार के लिए अध्ययन कर रहे होते हैं, ना कि किसी समस्या को तुरंत हल करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप सिद्धांतों की रचना करने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी होते हैं। भविष्य में जो मौलिक शोध आपने किया है, आपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सिद्धांतों की रचना करने के लिए, थ्योरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो आपने मूल शोध किया, मौलिक शोध किया, बेसिक रिसर्च की, उसके परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलते, बल्कि भविष्य में उसके परिणाम आपको मिलते हैं। उसके परिणामों से आप भविष्य में परिचित होते हैं। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है, क्यों काम करती है और क्या काम करती है, इसको समझने के लिए हम मूल शोध, मौलिक शोध या बेसिक रिसर्च करते हैं। तो सरल भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें, याददाश्त, मेमोरी, ठीक है, ये कैसे बनती है, ये कैसे काम करती है, ये क्या करती है, मेमोरी होती क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, ठीक है। तो ये क्या और कैसे और क्यों, इसको जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो हमारे मौलिक शोध के अंतर्गत आता है। अगर हम अटेंशन की बात करें, अवधान की बात करें, ध्यान की बात करें, तो इंसान का ध्यान क्यों भटकता है, या बहुत अच्छी तरीके से वो कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाता है, भटकाव क्यों आता है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है। तो इस कब, क्यों और कैसे को जानने के लिए, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारा मौलिक शोध है। इसके अलावा ये भी देखना कि किसी की भावनाएं उसके सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, कुछ बहुत हैप्पी गो लकी टाइप, मस्त मौला जैसे लोग होते हैं। तो ये उनकी जो उनका जो व्यवहार है, उनके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। जो एक ओवर थिंकर होगा वो बहुत अलग तरीके से सोचेगा, एक हैप्पी गो लकी टाइप का इंसान अलग तरीके से सोचेगा। तो उसकी भावनाएं उसके सोचने के तरीके को, उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही हैं, क्यों प्रभावित कर रही हैं, कब प्रभावित कर रही हैं, कब सडन चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में। तो ये क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जानना मनोविज्ञान में क्या है, मौलिक शोध है, बेसिक रिसर्च है। तो इन सवालों का कोई तात्कालिक फ़ायदा नहीं होता। हम आपने ये जाना कि मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आप कंसंट्रेट कब कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आपको ज़रूर दिखाई देंगे। तो क्या है, इसका इन सवालों का कोई तात्कालिक फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इंसान के मन और जो व्यवहार की गहरी समझ आपको मौलिक शोध देता है। तो मौलिक शोध से हमें किसी व्यक्ति, किसी समाज, किन लोगों के बारे में क्या मिलती है, उनके व्यवहार के बारे में, उनके मन के बारे में गहरी समझ मिलती है, और यही समझ आगे चल कर के बहुत उपयोगी साबित होती है। अच्छा, कल्पना कीजिए कि किसी वैज्ञानिक ने ये खोज की कि नींद स्मृति को कैसे मजबूत करती है। अब इसका कोई तात्कालिक प्रभाव उस समय नहीं हो रहा है, उस मनोवैज्ञानिक को उस समय कोई इफेक्ट इसका नहीं दिखाई देता, लेकिन भविष्य में जा कर के वो किसी के इलाज में मदद कर सकता है। अभी तो ये सिर्फ ज्ञान है कि आप अच्छी तरीके से सोएंगे तो आपकी मेमोरी एनहेंस होगी, आपकी मेमोरी मजबूत होगी, ठीक है। तो उस समय तो ये ज्ञान है सिर्फ, उस वैज्ञानिक ने तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, उसने एक मौलिक शोध कर लिया। लेकिन आगे चल कर के शायद ये सिद्धांत, ये ज्ञान किसी के इलाज में मदद कर सकता है। अगर किसी की को बहुत मेमोरी लॉस हो रहा है और आपको ये लगा कि वो नींद बहुत कम ले रहा है, इसकी वजह से उसको मेमोरी लॉस हो रहा है, तो आप उसकी नींद को
बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्या है, बाद में तो उसके इलाज में फ़ायदा मिला ना, तो उसका तात्कालिक कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव थे, भविष्य में उसके प्रभाव देखने को मिले। लेकिन जब किसी डॉक्टर ने ये जानकारी को लेकर के फिर छात्रों के पढ़ने के पैटर्न पर काम करना शुरू किया, रोगियों की रिकवरी में इसको लागू करने की कोशिश की, तो हमको क्या मिला, इसके व्यवहारात्मक प्रभाव मिले, इसके प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिले, दैनिक जीवन में इसके प्रभाव हमको देखने को मिले। तो ये फिर क्या बन गया, फिर ये अप्लाइड रिसर्च बन गया, ये अप्लाइड अनुप्रयुक्त शोध बन गया। तो क्या है, जो मौलिक शोध है वो नींव है, और जिस नींव पर क्या खड़ा होता है, हमारा जो अप्लाइड रिसर्च है, हमारा अनुप्रयुक्त शोध है, जो वो खड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे मौलिक शोध की विशेषताओं की। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो सैद्धांतिक होती है, थ्योरेटिकल होती है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण करना होता है, या जो सिद्धांत पहले से मौजूद हैं उन सिद्धांतों की पुष्टि करना होता है। तो क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्रयोगशाला आधारित होते हैं। ठीक है, इसे हम नियंत्रित कंट्रोल सिचुएशंस, कंट्रोल कंडीशंस में करते हैं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत सटीक होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। जब हम किसी भी शोध को नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं तो वो हमें एक विश्वसनीय परिणाम देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ही, इसके परिणाम जो होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। तात्कालिक प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, उस समय आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में जो आप अप्लाइड रिसर्चेस करने जाएंगे तो वहाँ पर आपकी नींव ये मौलिक शोध हो सकता है। इसके अलावा ये ज्ञान में वृद्धि करता है, आपके नॉलेज को बढ़ाने में ये योगदान करता है। तो जब इससे क्या करते हैं, आप सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञान प्राप्ति इससे होती है। तो ये जो मौलिक शोध है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो अब हम बात करेंगे मौलिक शोध के उदाहरणों की, कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जानना कि मेमोरी किस प्रकार काम करती है। ठीक है, ये एक मौलिक शोध है। मोटिवेशन के किन जैविक या मनोवैज्ञानिक कारणों की उत्पत्ति होती है। मोटिवेशन आपने अभिप्रेरणा पढ़ा। ठीक है, उसके जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, उसके अर्जित कारक कौन कौन से हो सकते हैं। भय या तनाव के पीछे कौन सी जो मानसिक प्रक्रिया है वो सक्रिय हो सकती है। क्यों इंसान को डर लगता है, क्यों इंसान को तनाव होता है, क्या कारण है उसके पीछे तनाव के, कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं काम करती हैं, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब क्या उदाहरण है, मौलिक शोध के उदाहरण है। तो क्या, क्यों, कैसे जानना ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, तो ये मौलिक शोध है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि ये हमें वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण में एक आधार प्रदान करता है। हम साइंटिफिकली किसी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके आधार पर हम भविष्य में अनुपयुक्त शोधों के लिए इससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि भविष्य में उस तात्कालिक प्रभाव नहीं होते, लेकिन भविष्य में लाभदायक होता है। इसकी मौलिक शोध किसी भी नींव की तरीके से काम करता है, जिसमें फिर आपका भवन अप्लाइड रिसर्चेस का खड़ा हो सकता है। इसके अलावा बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है आपकी। ठीक है, नए सिद्धांतों की रचना करने में, परिकल्पनाओं के निर्माण में, अवधारणाओं के निर्माण में ये मदद करता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इससे आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नए सिद्धांतों का निर्माण करने में सहायक है, परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक है, अवधारणाओं के आधार पर अवधारणाओं के निर्माण में सहायक है। तो क्या होता है कि आप इसमें आपने जब मौलिक शोध किया तो आप फिर आप किसी प्रश्न का उत्तर एविडेंस की बेसिस पर देने के लिए तैयार होते हैं। आप वहाँ पर सिर्फ उत्तर नहीं दे रहे होते, राय नहीं दे रहे होते, या अंदाज़ा नहीं लगा रहे होते। आप एविडेंसेस की बेसिस पर किसी चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मौलिक शोध आपको इन सब चीज़ों में सहायता करता है। इतना आपने समझा। तो इसके बाद हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त शोध की, अप्लाइड रिसर्चेस की। अनुप्रयुक्त शोध वो है जो मौलिक शोध से प्राप्त सिद्धांतों को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु लागू करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सुधार लाना होता है। तो ये शोध क्या करता है, ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए किया जाता है। मौलिक शोध से आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे पहले जो हमने मौलिक शोध की बात करी थी उससे आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और अप्लाइड रिसर्चेस से आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने
के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको व्यवहार में लाने के लिए आप अप्लाइड रिसर्चेस करते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करना। ठीक है, तो आपने मौलिक शोध से जो ज्ञान प्राप्त किया, अब उसको आप वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए अप्लाइड रिसर्चेस करते हैं। ये मौलिक शोध से मिली जानकारी का एक उपयोगी रूप है। मौलिक शोध से जो आपको जानकारी मिली उसका ये क्या है, एक उपयोगी रूप है। यानी कि उदाहरण के तरीके से अगर आप समझें तो आपने मान लीजिए अभी हमने जो मौलिक शोध था उसमें बात करी थी कि मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मेमोरी क्या है, मेमोरी के बारे में हमने सिद्धांतों के बारे में बात करी थी, ज्ञान प्राप्ति करी थी। अब स्कूल में बच्चों की एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमने अटेंशन की भी बात करी थी कि अटेंशन कैसे काम करता है, अटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अब आपने उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर लिया। आपने ये देखने की कोशिश की कि किसी स्कूल में बच्चों की एकाग्रता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या किया, जो आपका मौलिक शोध था उसको अप्लाइड रिसर्च के फॉर्म में यूज़ करते हुए उसका क्या करा, व्यवहारिक और वास्तविक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उसका उपयोग करना शुरू किया। ऑफिस में कर्मचारियों का तनाव कैसे घटाया जा सकता है, मानसिक रोगों के इलाज के लिए कौन सी थेरेपी सबसे प्रभावशाली है, विज्ञापन किस तरीके से उपभोक्ता के मन पर असर डालते हैं। तो अब मौलिक शोध से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया था उसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए यहाँ पर तैयार है अप्लाइड रिसर्चेस में। तो अप्लाइड रिसर्चेस में क्या होता है, मौलिक शोध से मिली जो जानकारी है उसका जो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो मौलिक शोध है उसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं और वो आपको भविष्य में दिखाई देते हैं। तो अप्लाइड रिसर्चेस का यूज़ करके हम मौलिक शोध में से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था उसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जो मौलिक शोध है जानता है कि मन कैसे चलता है, और जो अनुप्रयुक्त शोध है वो ज्ञान का उपयोग करता है ताकि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सके। ठीक है, आपने मौलिक शोध में जाना कि मेमोरी कैसे काम करती है। ठीक है, अब कैसे तो आपने जान लिया, अब अनुप्रयुक्त शोध में आपने उसका उपयोग किया कि अगर ये मेमोरी ऐसे काम करती है तो इससे हम मेमोरी को इन्हेंस ऐसे कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में इस तरीके से उसके लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, आपने अटेंशन कैसे काम करता है मौलिक शोध में इससे ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे किया जाए उसको आपने क्या करा, अप्लाइड रिसर्चेस में आकर के फिर उसको प्रैक्टिकली यूज़ करने की आपने कोशिश की। तो जो इसकी विशेषताएं हैं अनुप्रयुक्त शोध की, इसका जो सबसे पहला इसकी विशेषता है वो है व्यवहारिक उद्देश्य, यानी कि इसका लक्ष्य किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इमीडिएट आपको जो कैसे समाधान आपने करना है किसी समस्या का वो आप अप्लाइड रिसर्चेस के आधार पर करते हैं। वास्तविक परिस्थितियों में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ये प्रयोगशाला के बजाय स्कूल, अस्पताल, संगठन या समाज में किया जाता है। जो मौलिक शोध है उसके जो सिद्धांतों का प्रयोग हम अप्लाइड रिसर्चेस में करते हैं। तो यानी कि मौलिक शोध से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको लागू करके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम अप्लाइड रिसर्चेस को करते हैं। तात्कालिक इसकी उपयोगिता होती है, इमीडिएट यूटिलिटी होती है। इसके जो निष्कर्ष हैं वो तुरंत प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, परामर्श आदि क्षेत्रों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पैवलोव ने जानवरों पर सीखने के लिए प्रयोग किए, ये एक तरीके के मौलिक शोध थे। बाद में उसी सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने के लिए बिहेवियर थेरेपी दी गई। तो जो बिहेवियर थेरेपी ये एक प्रकार का अनुप्रयुक्त शोध है, एक प्रकार का अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट ने इसको व्यवहार चिकित्सा में लागू किया कि कैसे इन जो सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग है वो बिहेवियर थेरेपी में किया जा सकता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो गया। तो अब नई थेरेपी से जो अनुभव मिले उन्होंने फिर उन सिद्धांतों को गहराई से समझने में उन लोगों की मदद की। तो ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के ज्ञान प्रयोग पुनः ज्ञान की प्रक्रिया को बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो मौलिक शोध है और अनुप्रयुक्त शोध है इस प्रकार से काम करता है। तो इसके अनुप्रयुक्त शोध के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे छात्रों को सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरणा तकनीक का प्रयोग, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं
पर शोध, मानसिक रोगों के उपचार के लिए नई थेरेपी तकनीक विकसित करना, विज्ञापन के प्रभाव पर उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चालकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर शोध। तो ये क्या है, अनुपयुक्त शोध के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं मौलिक और अनुप्रयुक्त शोध में अंतर क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान का विस्तार करना है। मौलिक शोध का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है और अनुप्रयुक्त शोध का जो उद्देश्य है वो वास्तविक समस्याओं का समाधान करना है। प्रकृति की बात करें तो मौलिक शोध की जो प्रकृति है वो सैद्धांतिक है, थ्योरी बेस्ड है, और जो अनुप्रयुक्त शोध है उसकी जो प्रकृति है वो व्यवहारिक है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली उसको लाइफ में यूज़ करते हैं। स्थान, मौलिक शोध आप प्रयोगशाला में करते हैं, बल्कि जो अप्लाइड रिसर्चेस है उसको आप वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में करते हैं। परिणाम का उपयोग, मौलिक शोध आपके जो परिणाम है वो दीर्घकाल में देता है, जबकि अनुप्रयुक्त शोध जो होता है वो तात्कालिक परिणाम, इमीडिएट रिजल्ट देता है। प्रेरणा की अगर बात करें तो ज्ञान की जिज्ञासा और सामाजिक या व्यवहारिक आवश्यकता। तो क्या होता है, मौलिक शोध में आप ज्ञान प्राप्ति के लिए मौलिक शोध करते हैं, और जो अनुप्रयुक्त शोध हैं वो हमारे समाज में सुधार लाने के लिए, व्यवहार में सुधार लाने के लिए, यानी कि उनकी जो आवश्यकता है हमारे समाज और व्यवहार में है, तो हम उस स्थितियों में अनुप्रयुक्त शोधों को करते हैं। उदाहरण को अगर देखें तो स्मृति की प्रक्रिया का अध्ययन करना मौलिक शोध है, और स्मृति सुधार के उपायों पर शोध करना क्या है, अनुप्रयुक्त शोध है। मुख्य लाभार्थी कौन है, वैज्ञानिक समुदाय है मौलिक शोध में, और अनुप्रयुक्त शोध में सामान्य समाज और संस्थाएं इसके उपयोग में लाभार्थी हो सकते हैं। परिणाम की अगर बात करें तो इससे सिद्धांत और नियमों का निर्माण होता है मौलिक शोध से, और जो अनुप्रयुक्त शोध है इससे समाधान और नीति निर्माण होता है। तो ये आपने जाना कि क्या है मौलिक शोध और अनुप्रयुक्त शोध। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा लेक्चर। आपके अगर समझ में कुछ ना आया हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर आपको देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और टाइप्स की जो रिसर्चेस हैं साइकोलॉजी में, हम एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।